नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। पहलगाम हमला हुआ और पहलगाम हमले के बाद से जिस तरीके से भारत में सीसीएस की बैठकें देखी गई, सीसीपीए की बैठकें देखी गई और लगातार सेना की तरफ से अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो दोनों तरफ से तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही थी, पाकिस्तान की तरफ से लगातार कायराना हरकतें की जा रही थी और भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देने से भी लगा हुआ था। लेकिन आज एक बड़ी खबर निकलकर फिलहाल सामने आई है। भारत पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर हो गया है। इसकी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी है। वहीं इसमें फैसला लिया गया था कि आज शाम 5 बजे से दोनों देश आकाश, जल और थल पर तत्काल प्रभाव से हमले रोक देंगे। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। मिस्री ने कहा कि 12 मई को दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया है। ये कदम तब उठाया गया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार ड्रोन हमले हो रहे थे, गोलीबारी हो रही थी और जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण बनी हुई थी, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई थी। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम पर अब सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए हैं, अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और आपको आज का जो माहौल बना हुआ था, जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी और पाकिस्तान में जो भारत ने आज मुरीद एयरबेस पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। पाकिस्तान के ये वो इलाके हैं जहां पर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई में जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। मुरीद एयरबेस है जो चकवाल है, वहां पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ क्योंकि अब जो आर्थिक स्थिति थी उसमें पाकिस्तान बिल्कुल टूट चुका है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अमेरिका को बीच में बिचौलिया बनाया गया है और अब दोनों ही देश फिलहाल सीज फायर पर एग्री हो चुके हैं। तो भारत ने आज पाकिस्तान के एयरबेस जो थे वो ध्वस्त कर दिए। वो बता देते हैं, रहीम यार खान एयरबेस को ध्वस्त किया गया, मुरीद एयरबेस को भी ध्वस्त किया गया था आज पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान की तरफ से भी अब ये साफ कर दिया गया है कि जो सीज फायर है वो उसका पालन करेगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार देखने को मिलता रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन लगातार करता रहता है। तो आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी और विपिन शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विपिन शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ फिलहाल आप देखते हैं जिस तरीके से दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है और शाम 5 बजे के बाद से कोई भी देश सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। बीच में सबसे बड़ी बात आ जाती है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी तरफ से ट्वीट भी किया गया। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, निश्चित बात है, सिक्के के पुष्पेंद्र जी हमेशा दो पहलू होते हैं। यहाँ पर अगर हम एक पहलू लें कि अगर युद्ध की स्थिति बन रही थी और जिसकी पूरी संभावना थी, क्योंकि हिंदुस्तानी सेना अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है, बिल्कुल, और हम लोग हमलावर हो चुके थे। उनके एयर बेसिस की बात करें, बंदरगाह पे हमले हमने जो शुरू कर दिए थे उससे पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। हाँ। और साथ साथ उनको शह देने वाले बाकी मुल्क भी। तो यहां पर यह स्वाभाविक था कि केवल औपचारिकताएं बाकी रह गई थी कि यहां पर वो लोग जैसे कि भीख लेने अपना कटोरा जाते हैं, बाकी मुल्कों में IMF में जाते हैं, तो वही फरियाद लेके एक गुहार लगाई होगी उन्होंने अमेरिका के सामने कि आप हमारे को बचाएं, क्योंकि यहां पर एक जो गलती हमारे
सेना मुखिया ने करी है, आसिम मुनीर ने। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जो दिल दहलाने वाली जो घटना, नापाक घटना जो करी पहलगाम में, निहत्थे सैलानियों को जो मौत के घाट उतारा, तो वहां पर पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पे यहां पर पाकिस्तान को लेकर बिल्कुल रुख साफ था कि सही मायने में अगर किसी विश्व में किसी कोने में आतंकियों को पनाह मिलती है तो उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो ये तो एक पहला पहलू हो गया। संक्षेप में दूसरा पहलू बोलूंगा। देखिए, सीज फायर की जब बात चल रही है तो उसकी कुछ इंडिकेशन, संकेत मिल रहे थे। जब ये सरकार की तरफ से, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से बात आ रही थी कि एनी एक्ट ऑफ टेरर वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसके काफी कुछ मायने निकाले जा सकते हैं कि यहां पर इसका मतलब यह है कि आतंकी हमला तो कर चुका था पाकिस्तान। बिल्कुल। इसका मतलब है कि क्या यहां पर बैकडोर मीटिंग चल रही थी? निश्चित बात है। देखिए, आपको सारे विकल्प, पहले चीनियों के साथ जब हमारा डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ 2018 में, उसके बाद गलवान, पैंगोंग त्सो लेक, डेप्सेंग, तो यहां पर भी भली भांति हम जानते हैं कि दुश्मन नंबर 1 चीन है, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। ये लोग पास नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी डिप्लोमेटिक लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर, कॉर्पोरेट कमांडर लेवल पे हमारी बातचीत, वार्ता, क्लोज डोर नीति नहीं है। हमेशा आपको ओपन डोर नीति रखनी पड़ती है। वार्ता के लिए, संवाद के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो यही बात है, हिंदुस्तान ने यहां पर क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये पहल करी गई, जो जिसकी खुद सार्वजनिक घोषणा करी है एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने बोला कि यहां पर आफ्टर लॉन्ग ड्रॉन एक नाइट, लंबी रात में हमने जब मीडिएशन की बात करी तो यहां पर अमेरिका के हस्तक्षेप से ये हुआ। वो तो खुद श्रेय लेना चाहेंगे, लेकिन इसके पीछे सच्चाई ये भी है कि हिंदुस्तान ने दो मुद्दों पे, 2 फैक्टर्स में अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। यहां पर एक कि अगर पाकिस्तान दोबारा कोई नापाक हरकत करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, और दूसरी बात, जो मुंह तोड़ जवाब जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, आश्वस्त कर रहे थे देश की जनता को कि यहां पर कल्पना के भी परे होगा। यहां पर हम लोग ढोल नगाड़े नहीं बजाते पाकिस्तान की तरफ कि जी यहां पर की हमने ये कर दिया। हमारी सेना करने में विश्वास करती है। यहां पर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो वो लोग सक्षम हैं। तो यहां पर जो कार्रवाई करी है, निश्चित बात है कि ये पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा कि जो उनके साथ हमने 2-3 दिनों में जो करा है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, तो यहां पर उसकी गूंज पाकिस्तान के कानों में और साथ साथ तुर्की, ईरान, इनके कानों में भी गूंजेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग अगर ऐसे ही शह देते रहे तो यहां पर ये नया हिंदुस्तान है। यहां पर हम लोग 140 करोड़ देशवासी, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि हम लोग आपस में फूट डल जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। ये भी खल रहा है पाकिस्तान को कि यहां पर हम लोग आपकी बात ठीक है। तारीफ करूंगा विपक्ष की भी। देखिए, सरकार की नीतियां, और सबसे बड़ा तो श्रेय जाता है हमारी सेना को, सारे आर्म्ड फोर्सेस को, लेकिन साथ साथ विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष भी डटकर मजबूती से खड़ा रहा सरकार के साथ और बिल्कुल बोला कि हम जो भी फैसला लिए जाएंगे वो देश हित में होगा। यहाँ पर बिल्कुल तो बिल्कुल अपेक्षा करी जा रही थी। बिल्कुल, यहाँ पर जो सियासी दलों की एकता थी वो भी देखने को मिली और सरकार के साथ वो लास्ट समय तक भी बने रहे। बिल्कुल सही बात है। हेमंत गुप्ता जी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह, पहलगाम में जो कायरता पाकिस्तान की तरफ से की गई और भारत सेना ने अब तक लगातार जवाब दिया। कल तक देखने को मिल रहा था कि भारतीय सेना सिर्फ उनके हमलों को रोकने से लगी हुई थी, लेकिन जब वो बाज नहीं आए तो पाकिस्तान को बता दिया कि भैया अब हमारी तरफ जो पाले में गेंद, अब हम खेल कर दिखाएंगे कि आखिर किस तरह खेला जाता है। लेकिन यहां पर अब जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया, साफ तौर पर बताया गया कि भैया दोनों देश राजी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे प्रकरण में अब अमेरिका क्रेडिट ले रहा है। पुष्पेंद्र, क्रेडिट लेना एक अलग बात है, सीज फायर का मतलब कुछ अलग संदेश देता है। सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए क्यों अमेरिका का हाथ धरा और ड्रैगन के सामने नतमस्तक हुआ। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान का जब जल बंद हो गया तो वो बिन पानी मछली की तरह तड़पना शुरू किया। पाकिस्तान के जब नूर खान, सियालकोट, रहीम खान, रफीकी जितने एयरबेस थे उसको जब इंडिया ने मार गिराए, उनके राडार सिस्टम खत्म कर दिए, उनके हथियार गोले जब मार के गिरा दिए,
और जब फ्यूल डिफ्यूजन होने लगा, जब उनके पावर स्टेशन पर अटैक करने की बात आई, उनको लगा कि अब रेलवे स्टेशन हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा जो फ्यूल डिपो है उसको भारत उड़ा देगा। उसको समझ में आ गई कि हम चारों खाने से चित है और भारत के सामने टिक नहीं पाएंगे। तीसरी बात, IMF ने मजबूरी में उसको 20,000 करोड़ जो डॉलर को सैंक्शन किया है, तो भारत ने जो ऑब्जेक्शन किया कूटनीति के तहत, उन्होंने कहा कि भारत पिछले कई साल से 28 बार जो है पाकिस्तान अमेरिका वर्ल्ड बैंक से ये लोन ले चुका और इसको गलत हाथों में इस्तेमाल किया, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया। तो इसकी जो रेपो थी वो पूरी खराब हो रही थी। आगे इसके फ्यूचर में जो इसके कर्ज है वो चुकता करने के लिए इसको चारों तरफ से वर्ल्ड की तरफ से प्रेशर थे। G7 इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। G7 कंट्रीज कह रहे थे दोनों देश शांति बनाए रखिए। चाइना का प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर भी, चाइना का प्रेशर था कि अमेरिका किसी तरह आगे बढ़े और दोनों देशों का, क्योंकि चाइना सामने आना नहीं चाह रहा बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेंडी वेंस, ये दोनों ने क्या किया कि 48 घंटे कंटिन्यूअस भारत सरकार के विदेश मंत्री से, जयशंकर जी से बात कर रहे थे। लास्ट में DGM का जो मीटिंग हुआ आज के दिन में, और उसके बाद जब वहां पर डिसीजन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, राष्ट्रीय सलाहकार अमित डोभाल जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के, उनके सेना प्रमुख मुनीर साहब थे और NAS के असीम मलिक भी वहां शामिल थे। इन लोगों ने डिसीजन लिया कि अब अगर पाकिस्तान आगे बढ़ता है तो उसको जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो शायद 50 साल में वो भी उठा नहीं पाएगा और शायद उसके हाथ से पाकिस्तान खंड खंड में बढ़ जाए। तो पाकिस्तान को जो डर था कि खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल रहा है, बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, सिंध हाथ से निकल जा रहा, पंजाब, तो इस तरीके से पंजाब को जो डर था, कल भी मैंने आपको बताया कि उनके जो शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आप जीत नहीं सकते सेना के बल पर या हथियार के बल पर या एटम बम का जो हम धौंस दे रहे हैं उससे नहीं जीत सकते, लेकिन आप कूटनीति तरीके से अपना। तो ये जो सीज फायर है इसको, जिसको डिप्लोमेटिक सीज फायर आप कह सकते हैं, ये एक तरीके से कि भारतीय सेना ने एकदम सीधा सीधा, भारतीय सीमाओं ने एकदम सीधा सीधा कहा कि कोई भी आतंकवाद अब हमला होगा तो सीधे वॉर माना जाएगा। बिल्कुल, ये हेमंत गुप्ता जी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी छोटा मोटा आतंकी हमला होता है तो वो सीधा हमला ही माना जाएगा, ये स्थिति में साफ कर दिया है। माना जाएगा। हाँ, और दूसरा ये भी कहा गया है सेना की तरफ से, अगर पाकिस्तान की तरफ से छोटा मोटा भी सीज फायर का उल्लंघन होता है तो वो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर फिलहाल हम शांत हो गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि शांति बनी रहेगी। अभिषेक अहलावत जी, आप क्या समझते हैं? अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपने शायद म्यूट किया हुआ। सर्वप्रथम तो मैं जो मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता, जो साथी प्रवक्ता हैं हेमंत जी और विपिन जी, उनको प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन बात, मेरे से पहले बिल्कुल सही बातें रखी। मैं उन्हीं की बातों में आगे बात जोड़ना चाहूंगा। बात यह है कि ये जो हमारे साथ जो सिचुएशन थोपी गई है, ये हम पे थोपी गई। भारत ऐसा कभी नहीं चाहता था कि हम पाकिस्तान को जाके कोई काइनेटिक एक्शन करके हर्ट करें। अभी तक हम डिप्लोमेटिक एक्शंस पे ही थे, परंतु एक बार ये सिचुएशन क्रिएट हुई और लोग ये कह रहे हैं कि भैया सीज फायर कर लिया है, ये बहुत गलत कर लिया है, भारत सरकार बहुत कमजोरी का मुजाहरा कर रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूं अपने दोस्तों को कि ये कोई वॉर का ऐलान हमने नहीं किया था, हमने केवल रिटेलिएशन किया था एक टेररिस्ट एक्टिविटी को, और उसकी एवज में हमने उनके जितने भी बड़े आतंकवादी उनके जो हेड्स थे, जो उनको हमने एलिमिनेट कर भी दिया। 100 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। सेकंड चीज, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। आज की तारीख में आप ये देखिए कि पूरा का पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड मीडिया, आप अरेबिया की उसको उठा लीजिए, न्यूज एजेंसीज को उठा लीजिए, आप यूरोप की न्यूज एजेंसीज को उठा लीजिए, CNN और BBC जो हमेशा भारत को कहीं ना कहीं गलत दिखाती थी, BBC ने अभी भी कोशिश करी, पर CNN क्वेश्चन कर रहा है पाकिस्तान के नेताओं को। ये अभूतपूर्व है। इसके आगे हमारी जो डिमांड्स थी, अब ये देखिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, पहली चीज इकोनॉमिकली पाकिस्तान और ज्यादा टूटेगा, वहां पे भुखमरी, गरीबी और ज्यादा आएगी। सेकंड चीज,
आपको पता है जब यूक्रेन से युद्ध चल रहा है अभी भी, पाकिस्तान ने कुछ हथियार शेल्स एक्सपोर्ट किए थे यूक्रेन को। उनको कुछ पैसे में $2 मिलियन, हमारे हिसाब से तो छोटे संख्या है पर पाकिस्तान के हिसाब से बड़ी संख्या है। पर अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भारत के डर में है। अगर भारत से लड़ना पड़ा तो उनको हथियार चाहिए, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स उनके हमने खत्म कर दिए। एक इंडस्ट्री जिसमें वो आगे बढ़ना चाह रहे थे और डीप स्टेट भी उनकी मदद चाह रहा था इसमें, वो हमने बंद कर दिया। तीसरी चीज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस समय, यूएन की कहां रोल है? अब भारत की जो डिप्लोमेटिक माइट है वो यूएन में खड़े होके सवाल पूछ रही है कि ये पाकिस्तान का नेता अपनी लोकसभा में खड़े होकर कह रहा है कि हमने आतंकवादी नहीं कहने दिया। ये क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारे डिप्लोमेट्स उठा रहे हैं। तो हम डिप्लोमेटिकली वी हैव बिकम मच स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। फोर्थ एंड द लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड, BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी, उसके ऑपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं। बलोच एरिया जो वहां के दाना पानी का सबसे मेन सोर्स है पाकिस्तान की, वहां पे डे बाय डे टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, क्रांतिकारी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। सिंध में क्योंकि पानी हम रोक रहे हैं, तो सिंध अगर पंजाब प्यासा मरेगा तो सिंध को तो पानी मिलने का मतलब ही नहीं है। सिंध और पंजाब के बीच में तो पहले से ही वाटर डिस्प्यूट्स है। बिल्कुल सही बात है अभिषेक जी। और हाँ, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, आप देखिए किस तरह के बयान आ रहे हैं अफगानिस्तान से। तो वी हैव अचीव्ड ऑल ऑब्जेक्टिव्स आई थिंक। और ये तो बात विपिन शर्मा जी, आपने भी सुना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कितने झूठ फैलाए गए। पाकिस्तान कल तक ये भी कह रहा था कि जो एक मिसाइल थी वो भारत ने अफगानिस्तान पर दाग दी, और अफगानिस्तान की तरफ से खुद बयान आता है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान बोलने से लगा हुआ था कि हमने भारत के कितने विमान मार गिराए। तो ये जो रूमर्स फैलाने से लगा हुआ था पाकिस्तान, ये भी साफ तौर पर बिल्कुल खत्म हो गया। और दूसरा ये है कि जो भारत को कार्रवाई करनी थी वो तो 7 तारीख में कर चुके थे। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 ठिकानों, जो आतंकी ठिकाने थे, उनको ध्वस्त कर दिया। और जो अब लिस्ट सामने आई है उसमें तो बहुत बड़े बड़े आतंकी थे जो मारे गए। निश्चित बात है। देखिए, और हम लोग करने में विश्वास रखते हैं यहाँ पर। और अभी क्योंकि हम ये सीज फायर की बात कर रहे हैं, ये टेम्पररी सीज फायर है, और इसमें क्योंकि एक क्लॉज जुड़ा हुआ है कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना जो रुख साफ करा है उसे एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान भली भांति जानता है कि यहाँ पर पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला, ये मुल्क कभी बाज नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर ये दोबारा ऐसी कोई घटना करता है पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बात तो तय है कि यहाँ पर हमें किसी तरह का र्यूमर मॉन्गरिंग, कि सोशल मीडिया पे कोई फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा को चला रहा हो, उसको आगे सर्कुलेट नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए सारे नागरिकों को, सबको ये अपेक्षा करी जाती है सबसे। और साथ साथ ये भी आशंकाएं जताई जा रही है कि पाकिस्तान की यहां पर कोई आतंकी हमला हो सकता है, तो उसके लिए भी हम लोगों को सब सचेत रहना है कि दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। एक सीज फायर निश्चित बात है हुआ है यहां पर, लेकिन साथ साथ जरूरी बात है कि जहां पर हम बात करते हैं सिंधु जल संधि की, दैट इज स्टिल इन अबेयंस, वो सस्पेंडेड है इस समय। तो इसका मतलब है कि यहां पर कि पाकिस्तान की अभी भी सांसें अटकी हुई हैं यहां पर। झुकना तो पड़ेगा पाकिस्तान को। दूसरी बात, जरूरी बात है जो समझने की बात है कि जो अभी डॉक्टर अभिषेक बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि यहां पर BLA हमसे ज्यादा तो इस समय जो आक्रोशित है वो BLA है। और यहां पर निश्चित बात है कि जैसे देश के माननीय गृह मंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर में एक साफ संदेश दिया था कि अगर दुश्मन बाज नहीं आता तो हम तो PO को लेके रहेंगे। तो यहां पर क्योंकि पाकिस्तान भी भली भांति समझता है कि यहां पर POK पे खतरा मंडरा रहा है। और कुछ समय पहले जाएं तो बिलावल भुट्टो, जो आसिम मुनीर की तरह ही एक नासमझ पाकिस्तानी है, उसने आईना दिखाते हुए अपने वजीर आजम, तत्कालीन वजीर आजम इमरान खान को बोला था कि आप कश्मीर भूल जाइए, आप मुजफ्फराबाद की चिंता करिए, ये नया हिंदुस्तान है। इसके मायने क्या निकाले जाएं कि हर एक पाकिस्तानी समझता है
कि इस समय हिंदुस्तानियों ने, हमारी फौज का तो है ही शौर्य पराक्रम और वो जाना जाता है, लेकिन हम सबने संकल्प ले लिया है इस समय कि ऐसी आतंकी घटनाओं को दोबारा अंजाम तक पहुंचने नहीं देंगे और देश एकजुट खड़ा है। और जरूरी बात है यहां पर मैं जरूरी बातों की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी होता है कि पहली बात तो आप कि अगर कोई ऐसी नापाक हरकत करता है तो यहां पर वो बख्शा नहीं जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारी सेना ने करी है। चाहे वायु सेना की बात करें और भारतीय सेना की बात करें, तो यहां पर दोनों जगह हमने परास्त करा है पाकिस्तानियों को, अपने दुश्मन को। लेकिन साथ साथ अभी समझने की आवश्यकता है क्योंकि हिंदुस्तान अग्रसर है, हम आर्थिक महाशक्ति बनने की कगार पे हैं और वही अगर इसकी तुलना करें पाकिस्तान से कटोरा लेके जाता है विश्व के हर एक कोने में कि कहां उनको दान मिला जाए ताकि वो आगे इमर्ज कर पाए, कुछ दिन और निकाल लें। तो ये बात है। देखिए, युद्ध से एक हम लोग कोरोना काल जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई 2020, 21, 22 3 लहरें आई, तो वहां पर जहां तक हिंदुस्तान के संदर्भ में दुश्मन को तो हमने संदेश दे दिया, लेकिन अगर कोई आलोचक ये बोले कि ये युद्ध विराम या ये सीज फायर पे क्यों सरकार तैयार हुई, तो इसके पीछे भी काफी मायने हैं, काफी सोच गई होगी। अगर सेना ने कार्रवाई नहीं करी होती तो सवाल उठने लाजमी थे सरकार पे कि सरकार ने फ्री हैंड क्यों नहीं दिया, ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं दिया। तो यहां पर तो सेना ने अपने शौर्य पराक्रम दिखा दिया। वो बात है कि पहलगाम, वो अलग बात है कि जो जान निर्दोष निहत्थे सैलानियों ने गवाई है वो कभी भरपाई नहीं हो सकती। तो लेकिन यहां पर कम से कम दुश्मन को दिन में तारे दिखा दिए। और दूसरी बात यह भी है यहां पर कि इस समय समझने की आवश्यकता है कि इस समय अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक संदेश देना भी आवश्यक था कि अमेरिका ने जब मध्यस्थता की बात करी और ये प्रयास करे तो वहां पर अगर हिंदुस्तान रुख अपना कड़ा रखता, हिंदुस्तान के जो प्रतिनिधि जा रहे हैं बातचीत में, वार्ता में, वो बोले नहीं हम लोग चाहते नहीं संधि, वो भी गलत संदेश जाता। हमने दिखा दिया कि हम संधि के लिए तैयार हैं, हम शांति के लिए तैयार हैं, सीज फायर के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी रुख साफ कर दिया कि दुश्मन ये अगर नापाक हरकत दोबारा करता है तो उसको युद्ध माना जाएगा। एक जरूरी बात मैं संक्षेप में बोलूंगा कि हिंदुस्तान को अपना स्टैंड बिल्कुल फर्मली आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी भी बातें आ रही है कि यूएन की जब बात हो रही है वहां ये साफ करना है, क्योंकि एक फेक नैरेटिव, अभी दोनों वरिष्ठ प्रवक्ता यहां पर विश्लेषक और पत्रकार महोदय बैठे हैं, बहुत अच्छे विचार इन्होंने रखे। मैं हर एक मंच पे इस बात का जिक्र करता हूं, बेबाक तरीके से जिक्र करता हूं कि जो फॉरेन मीडिया है हमें उनसे ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग फेक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और हिंदुस्तान को गलत, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो यहां पर इस समय बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक साफ संदेश दें, अंतरराष्ट्रीय पटल पे वो संदेश जाए कि हम संधि के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर कोई बाज नहीं आता, जरूरी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय पटल पे यह संदेश जाए कि अगर अल्पसंख्यक दुनिया के किसी कोने में महफूज नहीं है और खतरा मंडरा रहा है तो उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। और इसकी अगर तुलना करे जाए हिंदुस्तान के साथ, तो हिंदुस्तान में समाज का हर एक तबका महफूज है, सुरक्षित है। ये भ्रांतियां फैलाई जाती है, तो वहां पर ये भी जाए यूनाइटेड नेशंस में बात कि वहां पर धर्म पूछकर ठीक है हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से बातें निकलकर सामने आ रही थी, जो उनके सेना से जुड़े हुए लोग थे, जो अधिकारी थे या फिर ये बोल दें जो वहां के नेता थे, वो इतने बेतुके बयान देने से लगे हुए थे। और अभी जैसे यूएन की बात निकलकर सामने आई कि वहां पर भी एक संदेश देना था भारतीय सेना की तरफ से। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इतने सरल और अच्छे शब्दों में बातों को समझाया गया, ठीक है, एक भी शब्द ऐसा यूज नहीं किया कि भैया हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया या हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, ठीक है। बस ये कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हम अपने बचाव करने की कोशिश करने लगे हुए हैं और जो जवाबी कार्रवाई है वो करने से लगे हुए हैं। हालांकि ये तो सभी को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, लेकिन जो सबूत जुटाने की बात आती है वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ है। पुष्पेंद्र, देखिए, पाकिस्तान के बारे कहावत बहुत प्रसिद्ध है, लातों के बुत बातों से नहीं मानते। और पाकिस्तान को इस बार जो लात पड़ी है वो पूरे इंटरनेशनल टेरिटरीज में दुनिया जानने लगी है कि आखिर पाकिस्तान की हैसियत क्या है। और जिस तरीके से पाकिस्तान चिल्ला रहा था
कि हमारे पास परमाणु बम है, एटम बम है, हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको पता चल गई कि क्या होने वाला है। अभी हम लोग उस मुद्दे पर ना जा करके अभी जो मुद्दा है उस पर ध्यान दें कि आखिर पाकिस्तान में जो सीज फायर के पीछे उसने इतनी तवज्जो दी, जो एम्फसाइज किया का अपने आप को कंपेल, वो क्यों मानता है कि वो कंपेल्ड हुआ, उसके पीछे कई कारण थे। भारत की जो जवाबी कार्रवाई एक पहला कारण था, दूसरा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जो कमर टूटी उसकी वो दूसरा कारण था, और तीसरा वर्ल्ड की तरफ से पाकिस्तान को ये था कि भाई आप तो आतंकवादी मुल्क के रूप में जाने जा रहे हो, कोई बताने की जरूरत नहीं। उनके अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने इंटरव्यू में कहा था कि हम पाकिस्तान में आतंकवाद को पाल रहे हैं और आतंकवादियों को सुरक्षा कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, और वो भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से कहने पर। तो यहाँ पर एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। रहा बात, भाई साहब ने कहा अभी फेक मीडिया में और सोशल मीडिया में इन्होंने कई फेक न्यूज डाले, यहाँ तक कि भारत के डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया, राफेल को गिरा दिया। तो ये पूरी दुनिया जान रही है कि झूठ का बवंडर है पाकिस्तान। तो इसके कई सैन्य ठिकाने जो अभी जो नष्ट हुए वो पूरी दुनिया ने देखी, और उसका हर एक अपडेट पूरी दुनिया को हमारे विदेश के महासचिव जो मिस्री है वो और सोफिया कुरैशी वो दे रही थी, कर्नल सोफिया कुरैशी स्वयं भी दे रही थी, वो एयर विंग कमांडर, उन्होंने भी समाचार दिया। तो ये समाचार जो वर्ल्ड को जा रहा था वो क्लियर कट मैसेज जा रहा था कि भारत क्या क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है, और एक प्रोफेशनल की तरह भारत इस युद्ध को लड़ने में आगे बढ़ रहा है। भारत ने कभी भी किसी सिविलियन को किसी तरह का कोलेटरल डैमेज नहीं करने की कोशिश की, और वो कहा कि हमारी लड़ाई भी आतंकवाद से, हम युद्ध नहीं चढ़े, लेकिन अगर आप युद्ध चढ़ते हो तो हम उसके लिए तैयार हो, उसके लिए जवाब भुगतने के लिए भी आप तैयार हो। तो पाकिस्तान को ये दिखने को आया कि पाकिस्तान 4 भागों में बंटने जा रहा है। पहली स्थिति है नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ दोनों को समझ में आई कि अब हमें कूटनीतिक तरीके से समस्या का समाधान करना होगा, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे पीसीटीआई हो, वो कोई भी पार्टी हो। सभी ने ये कहा कि भाई देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सब आगे का काम करेंगे। लेकिन इसके पीछे और भी साजिश है। इनके जितने भी अभी महफूज है, जितने भी आतंकवादी, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई और हो, ये इन लोगों ने एक ही चीज समझा कि अगर हम सीज फायर नहीं करते हैं तो हमारे सामने विकल्प क्या है। पाकिस्तान के सामने समझिए विकल्प क्या था, या तो वो हैंड ओवर करें और नहीं तो पीओके गंवाएं। बिल्कुल दो विकल्प उनके पास। दोनों स्थिति से बचने के लिए अपने आप को सरेंडर किया ड्रैगन के सामने, मतलब चाइना के सामने। ड्रैगन हाथ खींच लिया, उसको पता था कि उसका जो सीपीए प्रोजेक्ट है वो भी हाथ से चला जाएगा, जबकि भारत तो स्पष्ट कह रहा भाई पीओके हमारे हाथ में, हम आपको देंगे, लेकिन उसको पता है कि उसने पाकिस्तान को कितने पैसे दिए और वापस भी लेने हैं, तो वो उसमें पढ़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने भी एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने पुनः जाके गिड़गिड़ाए, और उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया, वर्ल्ड बैंक ने भी सिंधु समझौते को बोला इस पर हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उनको ये लगा कि अब हम चारों तरीके से छुप चुके हैं और घिर चुके हैं। उसके बाद घुसपैठ की जो लगातार कोशिश हो रही थी उनके तरफ से की जा रही थी, वो सब रास्ते बंद होते। वो देखा कि हम आतंकवाद को पालते हैं तो वो मेरे ही मदरसे में, मेरे ही स्कूल में, मेरे ही घरों पे हमें मार रहे हैं। तो पाकिस्तान को जरूरत महसूस हुई कि हम सेना से, क्योंकि सेना की इमेज अभी पूरे वर्ल्ड टेरिटरी में बड़ी खराब हो गई इनकी, आईएसआई का भांडा फूट गया इनका। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि अगर हम युद्ध को कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ऐसा नहीं कि सिविल वॉर हो जाए या फिर सेना हमारे सत्ता पर काबिज हो जाए। ये डर भी पाकिस्तान के सियासतदानों को लगा रहा था, और सीज फायर के ये सब बैक से बहुत सारे कारण बने। बिल्कुल हेमंत गुप्ता जी। अभिषेक अहलावत जी, क्योंकि बेशक पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से लोन मिल गया हो और जो सीज फायर को लेकर कुछ लोग आलोचना करने से लगे हुए हैं कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, भारत को और ज्यादा कड़ा जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो पाकिस्तान और गिड़गिड़ाएगा। अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए तो उसके लिए तो गिड़गिड़ाना पड़ेगा, शायद जो पाकिस्तान भूल चुका था और ये काराना हरकत करने से लगा हुआ था। जी जी पुष्पेंद्र जी, एक चीज है जो हमारे लोग भूल चुके हैं। हमारे यहाँ एक कहावत हुआ करती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमारे यहाँ ये कहावत रहती, ये पुरखों का ज्ञान है। जो आज हो रहा है, जो स्ट्रेटेजी भारत सरकार इस समय एनफोर्स कर रही है, जिस तरीके से मैं उसे स्टडी कर पा रहा हूं, उसमें ऐसा ही लग रहा है कि भारत सरकार ने लिमिटेड वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, हमने प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स का इस्तेमाल किया,
हमने कोलेट्रल डैमेज नहीं किया, हमने वहां के सिविलियंस को नहीं मारा, हमने वहां वार किया जहां जरूरी था। हमारी लाठी भी नहीं टूटी, सांप भी मर गया। जो हम नुकसान चाहते थे उससे कहीं गुना ज्यादा इस समय पाकिस्तान खुद का नुकसान करता जा रहा है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान को ये उम्मीद थी, वो हर जंग जो करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि 15 दिन जंग लड़नी है, उसके बाद तो यूएन आ जाएगा और सीज फायर करा देगा। इस बार यूएन ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हाथ उठा दी, तो पाकिस्तान को खुद आके हाथ बड़े प्यार से कहना पड़ा। नवाज थोड़े समय पहले, खैर ये मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि ऑथेंटिक, मैं इसको फैक्चुअली प्रूव नहीं कर सकता हूं, परंतु ये सुनने में आ रहा था कि नवाज शरीफ जो हैं बैक चैनल शुरू कर चुके थे जब से ये पंगा शुरू हुआ था। वो चाहते थे किसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी से उनकी बात हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ कुछ हद तक पावरफुल हैं, तो बातचीत चल रही थी। परंतु आज भी एक सवाल हमारे सामने है जो हम सबको डिस्कस करना चाहिए। पाकिस्तान क्या रियल परपेट्रेटर है टेरर का? जो भारत के खिलाफ टेररिज्म हो रहा है उसका रियल परपेट्रेटर क्या पाकिस्तान है? आप एक बात भूल रहे हैं कि भारत के ऊपर दोबारा से जो उन्होंने रिटेलिएशन किया वो तब किया जब एमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उन्हें $1 बिलियन का फंड रिलीज कर दिया। इसके जिम्मेदार कौन है? आपको हमको नहीं मालूम क्या? यूके, यूएस, फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। हु एल्स? 24वीं बार इनको बेल आउट दिया गया। किसी भी देश को ये एक्सेप्शन नहीं है। इनसे जो सेकंड नंबर पे आता है वो श्रीलंका, वो तीसरे नंबर पे है, वो भी हमारे दुश्मनी में ही जो उसको दिया गया। आप ये समझिए कि हमारे दुश्मन देश कौन है, हमारे असल दुश्मन कौन है। मैं चाहता हूं डिस्कशन अब हमारे देश में इस तरफ होना चाहिए, बियॉन्ड चाइना एंड पाकिस्तान। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान या चाइना भी हमारा असल दुश्मन है। हमारे दुश्मन कोई और हैं, उनका नाम कभी कभी डीप स्टेट लिया जाता है। मेरा मानना ही है ओल्ड कॉलोनियल पावर्स हैं एंड यूके इज वन ऑफ देम। ठीक है अभिषेक जी। विपिन शर्मा जी लास्ट कमेंट कर दीजिए, समय की कमी है, फिर चलते हैं। देखिए, एक बड़ी अहम बात मैं बोलूंगा कि चेक्सिट, अमूमन हम लोग बात करते हैं ब्रेक्जिट की, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना, और बड़े जिम्मेदारी से बात बोलने जा रहा हूं कि कोरोना काल के बाद खास तौर पे, क्योंकि जब वुहान शहर से वो वायरस निकला था तो पहले तो लोगों को लगा महज एक वायरस है, फिर ऐसा भी अंदेशा जताया गया कि गैर रासायनिक युद्ध है, चीन बोलबाला जमाना चाहता है पूरे विश्व पर, तो यहां पर पूरे विश्व को बीमार कर दिया। तो चेक्सिट के मायने ये कि बड़े बड़े मुल्क जो उनके व्यापारिक नाते हैं चीन से, वो उनसे संकेत मिले कि वो बाहर निकलेंगे, जिसका सीधा असर, सीधा फायदा हिंदुस्तान को मिलने की संभावना है, और इसके संकेत मिलने शुरू हो गए थे, बशर्ते हम लोग माहौल बनाएं कि परसेप्शन ऑल्सो मैटर्स की। एक जैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं, हम लोग इन्वेस्टर समिट्स करते हैं, मेक इन इंडिया को तवज्जो देते हैं, तो यहां पर वो भी एक बड़ा अहम फैक्टर है। और कुछ वर्ष पहले G7 की एक समिट थी बियारिट्स में, वहां पर देखिए कितनी खूबसूरत बात है, विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र और विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र के दो शक्तिशाली नेता मिले साइडलाइंस पे। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में जब राष्ट्रपति थे, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने तब भी कोशिश करी कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर बात करें, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है। चाहे उन्होंने लाहौर की याद दिलाई, लाहौर पैक्ट, शिमला एग्रीमेंट, तो इसका मतलब यह है कि इस मर्तबा जो पहल करी है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, तो यहां पर उसके मायने यही निकाले जाएंगे कि यहां पर जो एक तरफ यूक्रेन और रूस का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, इजराइल फिलिस्तीन दूसरी तरफ, तो इसका मायने यह है कि ऐसे ना हो, वो चाहते हैं पूरे विश्व में उनकी छवि बने कि ग्लोबल पीस मेकर की, ग्लोबल
पीस लीडर की तरह बन के उभरे, ताकि कल को उनको भी नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। डोनाल्ड ट्रंप को हर एक की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ जरूरी बात है कि युद्ध से कोई विकल्प नहीं निकलता। लेकिन अभी तलवार लटक रही है पाकिस्तान के सर पर, क्योंकि ये अगर बाज नहीं आता तो ये टेम्पररी सीज फायर है। यहां पर ये अगर पाकिस्तान ये समझ के बैठा है, क्योंकि सिंधु जल संधि वो अबेंस में है अभी, वो स्थगित है बिल्कुल, तो यहां पर अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो दूसरी मर्तबा भी ऐसी नापाक हरकत करेगा, तो यहां पर इस समय कोई सीज फायर काम नहीं आने वाली। बिल्कुल विपिन सरवा जी, फिलहाल पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए भारतीय सेना की तरफ से भी, विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से दोबारा कोई भी छोटी मोटी गलती की जाएगी तो बख्शा नहीं जाएगा। बेशक सीज फायर पर दोनों देश सहमत हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है वो सीज फायर का उल्लंघन करता ही रहता है, तो अब मुंहतोड़ जवाब भी उसको दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अब आगे की क्या कुछ रणनीति होगी देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।